तो मकबरा है अवध के दूसरे नवाब और हिंदुस्तान के वज़ीर सफदरजंग का, और ये एक मस्जिद है। ये मकबरा ख़ास क्यों है, ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। आपको इसकी जो बनावट है वो ताजमहल की जैसी दिखती होगी, और ये मुग़ल क्लासिकल मुग़ल स्टाइल में बना हुआ मकबरा है। रेस्ड प्लेटफॉर्म पे अनियन डोम्स, मल्टीपल कियोस्क यानी कि छतरियाँ, और गार्डन जिसके बीच में मकबरा है, और इधर पे आपको मस्जिद मिलती है। बट वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, तो आपको जानना पड़ेगा सफदरजंग के इतिहास के बारे में। तो सफदरजंग जो हैं ये भतीजे हैं सादर अली ख़ान यानी बुरहान उल मुल्क के। और बुरहान उल मुल्क कौन है? वो अवध के पहले नवाब हैं जो 1722 में अवध को एक हेरिडिटरी नवाबशिप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नवाबशिप क्या है कि मुग़ल डायनेस्टी के टाइम पे दो मेन ऑफिसेस थे, एक थे दीवान का और एक था सूबेदार, है ना। निज़ामत फंक्शन जो करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, और दीवान, ये दोनों एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस का काम करते थे। मेनली बड़े लोगों को सूबेदार बना के भेज दिया जाता था, निज़ामत फंक्शन करेंगे और वो सूबा उनका हो जाता। लेकिन जब मुग़ल्स कमज़ोर हो जाएंगे तो ये निज़ामत के फंक्शन या सूबेदार जो हैं ये इंडिपेंडेंट हो जाने की कोशिश करेंगे, और ये अपने बाद अपने बच्चों को बना देंगे, यानी कि मुग़ल डायनेस्टी का कंट्रोल अपने ऊपर से हटाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही तीन मेन जो सक्सेसर स्टेट्स थी मुग़ल्स की, हैदराबाद, अवध और बंगाल, इन्होंने फॉर्मली अपने आप को किंग डिक्लेयर नहीं किया, यानी इन्होंने टाइटल नवाब ही रखा, लेकिन हर चीज़ अपने हिसाब से करते थे। इनके बाद इनके बच्चे बने। तो 1722 में साद अली ख़ान, तो वो सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी हुई, जिसमें जो तुरानी फैक्शन था मुग़ल नोबिलिटी में, जैसे मुग़ल नोबिलिटी में तीन फैक्शंस थे, एक तुरानी, एक ईरानी और एक हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी फैक्शन में यू वुड हैव सैयद ब्रदर्स। ईरानी फैक्शन में जुल्फ़िकार खान, उसके फादर थे असद खान, और जो तुरानी फैक्टर था उसमें मोहम्मद अमीन खान, चीन किलिच खान, जो बाद में निज़ामुल मुल्क बने और जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना करी। तो इन्होंने उनका बहुत अच्छा साथ दिया। ये शिया थे तो इनको उसका फ़ायदा मिला, और अवध की नवाबशिप मिली। 1722 में इन्होंने नवाबशिप को हेरिडिटरी बना दिया, और हेरिडिटरी नवाबशिप बनने के बाद 1739 में ही कमिट सुसाइड, and when he commits suicide he is succeeded by his son-in-law and his nephew Safdarjung. So 1739 में Safdarjung would become the नवाब of अवध, and 1739 में जब वो अवध के नवाब बनेंगे तो उनकी किस्मत का जो चाबी है वो खुलेगी 8 साल बाद, या जब बैटल ऑफ मानूपुर होगी। और उस मानूपुर की बैटल में अमीन खान, मोहम्मद अमीन खान, और अगर आपको पता हो कि मोहम्मद अमीन खान और चीन किलिच खान, इनके ही सहयोग से मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह बने। हाँ, तो वो जो है मोहम्मद शाह रंगीला, ही इज़ सपोर्टेड बाय दीज फैक्शंस। ऑल्दो सैयद ब्रदर्स ने उनको बादशाह बनाया, लेकिन उनको जो रियल पावर मिली वो इनके टाइम पे मिली, क्योंकि सैयद ब्रदर्स के टाइम में तो वो बाहर जा ही नहीं पा रहे थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला जब ये सुनेंगे कि कमरुद्दीन खान की मौत हो गई एक बैटल में, मानूपुर की बैटल में, जिसमें उनके बेटे अहमद शाह बहादुर ने बहुत अच्छा वीरता भी दिखाई, तो ही वुड डाई बिकॉज ऑफ ग्रीफ। एंड उसके बाद अहमद शाह बहादुर किंग बन जाएंगे। और अहमद शाह बहादुर के टाइम पे जो रियल पावर थी वो किबला आलम के पास थी, जिसका नाम उधम बाई था, जिसको कुदसिया बेगम भी कहते थे, जिनका एक दिल्ली में एक जगह है कुदसिया बाग। सो किबला आलम और सफदरजंग, इनके बीच में
36 का आंकड़ा रहेगा कि सफदरजंग अपने पास पावर रखेंगे, सफदरजंग उसमें वज़ीर बन जाएंगे। यानी सफदरजंग एक ही टाइम पे अवध के नवाब और भारत के वज़ीर दोनों पदों पर शामिल हैं। सफदरजंग 1754 से कुछ समय पहले, अपनी मौत से कुछ समय पहले वापस आ जाएंगे। कहाँ? अवध वापस, क्योंकि जावेद खान की पार्टी जो किबला आलम के साथ एसोसिएट थे वो जो है उनको पसंद नहीं करेगी एंड ही वुड कम बैक। और उसके ठीक बाद फिर अहमद शाह बहादुर को हटा भी दिया जाएगा, आलमगीर दो को रिप्लेस कर देंगे, सो ही वुड कम बैक। लेकिन ख़ास बात क्या है इस मकबरे की, आप एक चीज़ देखिए कि पूरी दिल्ली में लेटर मुगल्स का कोई मकबरा नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो अकबर का, उससे पहले हुमायूं का, बाबर, जहांगीर, ये 4 बादशाह जिनके बड़े बड़े मकबरे हैं। शाहजहाँ का मकबरा तो मुमताज़ के उसमें दफन कर दिया। औरंगज़ेब के बाद कोई बादशाह का मकबरा नहीं है। मुगल डायनेस्टी उतनी पावरफुल थी भी नहीं, उसके बाद पैसा भी नहीं था। लेकिन ये आदमी जो वज़ीर है इसने अपना मकबरा बनाया हुआ है पूरी दिल्ली में। इसकी डायनेस्टी में किसी बड़े आदमी का कोई मकबरा नहीं है। इसके पोते असफ़ुद्दौला जो है वो बड़ा इमामबाड़ा में दफन है दिल्ली में। एंड ही हैज़ मेड समथिंग सो मेमोरेबल। वो बीच दिल्ली में लोधी गार्डन के बगल में खड़ा है। तो ये एक शानदार नमूना है कि कैसे लेटर मुगल्स कमज़ोर हो गए थे और रियल पावर जो थी वो नोबिलिटी के हाथ में थी। और सफदरजंग वुड बी सक्सीडेड बाय हिज सन शुजा उद दौला। शुजा उद दौला वुड बी सक्सीडेड बाय असफ़ उद दौला। असफ़ उद दौला की कोई संतान नहीं होगी, तो उनके बाद वज़ीर अली ख़ां बनेंगे। वज़ीर अली ख़ां के बाद वज़ीर अली ख़ां मैसेकर ऑफ बनारस में इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद सैयद अली ख़ान II बनेंगे। सैयद अली ख़ान II के बाद गाज़ीउद्दीन हैदर शाह, नसीरुद्दीन हैदर शाह, मोहम्मद अली शाह, अमजद अली शाह और आखिरी वाजिद अली शाह। बट दिस इज़ अ यूनिक क्रिएशन। और इससे आपको ताज की याद आती होगी, ताजमहल की। जिस स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं तो ताजमहल की आपको याद आती होगी। देखिए अनियन डोम सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस एक चीज़ अंतर है कि इसमें मीनारें नहीं हैं। ताजमहल में मीनारें हैं, इसमें मीनारें नहीं हैं। तो मीनारें इनिशियल मुगल स्ट्रक्चर में भी नहीं है। मीनारें अकबर जो हैं वो गुजरात से उसका इंस्पिरेशन ले गया है, तो उसके बाद मीनारें बननी शुरू हुई और फिर ताजमहल में जामा मस्जिदें भी बनी। लेकिन ये बिल्कुल हुमायूं के मकबरे की तरह बना हुआ है। थोड़ा स्लेंडर है, कम इतना है। मटीरियल भी सैंडस्टोन है, मार्बल नहीं है। और सफदरजंग के नाम पे एक एयरपोर्ट भी है दिल्ली में, और इनके नाम पे एक अस्पताल भी है। भारत के उस ज़माने के प्रधानमंत्री थे, सबसे ताकतवर लोगों में से। और इनकी डायनेस्टी ने शायद भारत में, इनकी डायनेस्टी सबसे लंबे समय तक अंग्रेज़ों से बची हुई रही। 1856 में कुछ मौका ही नहीं मिला उनको इनकी डायनेस्टी को हटाने का, क्योंकि इनकी डायनेस्टी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कुछ कहा भी नहीं, किया भी नहीं, सबसे अलायंस साइन कर लिया, उनके खिलाफ रिवोल्ट नहीं किया। तो इनके डायनेस्टी, अगर आप बाकी डायनेस्टीज़ को देखेंगे, जो 3 सक्सेसर स्टेट्स थे मुग़ल के, द बंगाल, द निज़ाम्स एंड द अवध, वो 3 में से जो एक है वो तो सबसे पहले ख़त्म हुई, जो कि है बंगाल की, बिकॉज द रिवोल्ट इन 1757, बैटल ऑफ प्लासी। एंड देन उसके बाद जो नवाब बना बंगाल का, जो कि ऑल्दो उससे रिलेटेड नहीं था, मीर कासिम। तो मीर कासिम, क्योंकि मीर जाफ़र से रिलेटेड था, लेकिन मीर कासिम भी ने भी रिवोल्ट किया 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में। लेकिन ये जो इनकी डायनेस्टी थी, यानी कि सफदरजंग की डायनेस्टी थी, जो कि लास्ट तक चली, तो वो सफदरजंग की डायनेस्टी 1856 में रिमूव हुई, वो भी मैल एडमिनिस्ट्रेशन के झूठे आरोप के बाद, डलहौजी के कारण, बिकॉज दे वांटेड अ मार्केट फॉर द मैनचेस्टर क्लॉथ। तो आपको दिखता है कि उसने क्या फाउंडेशन रखी थी अपनी डायनेस्टी की। मराठास के अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन दे रहा है,
मराठा के साथ डील कर रहा है कि तुमको गुजरात दे देंगे, बट वो हो नहीं पाया। एंड देन ही रिजाइड्स हियर इन दिल्ली। आई थिंक नो नोबल इज़ इक्विवेलेंट टू सफदरजंग। कोई भी नोबल हो मुग़ल डायनेस्टी में, और कई लेटर मुगल्स भी इसके बराबर करेंगे। इसके टाइम पे जो बादशाह था अहमद शाह बहादुर, उसको कोई जानता भी नहीं होगा, बट सफदरजंग एक नाम है जो जाना माना और जाना पहचाना नाम है। दिल्ली के बीचों बीच अगर यहाँ आपको आना है तो इसके लिए आपको सबसे करीबी जो जगह है वो है जोरबाग मेट्रो स्टेशन। आप जोरबाग मेट्रो स्टेशन पे आइए और वहाँ से आप लेफ़्ट की तरफ अगर निकलते हैं एग्ज़िट से तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मौका। और लगभग उसके आसपास लोधी गार्डन है, हुमायूं का मकबरा भी पास में ही है। तो अगर आपको और जगह कहीं जाना है तो वहाँ पे भी जाया जा सकता है। यहाँ आके हम थोड़ा ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि क्या खास चीज़ें हैं। तो रेस्ट प्लेटफॉर्म देखिए, रेस्ट प्लेटफॉर्म पे जो स्ट्रक्चर, जो मकबरे बनने शुरू हुए वो शुरू हुए लोधीज़ के टाइम पे। अगर आप पुरानी डायनेस्टीज़ देखेंगे दिल्ली में तो सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी है? स्लेव डायनेस्टी। तो उनके मकबरे अगर आप देखेंगे तो आपको एक मकबरा दिखता है कुतुब कॉम्प्लेक्स में शमशुद्दीन इल्तुतमिश का। वो रेस्ट प्लेटफॉर्म पे नहीं बना, वो नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे बना है। लेकिन ये देखिए रेस्ट प्लेटफॉर्म पे इस तरह से। तो ये इतना रेज नहीं करते थे लोधियों के टाइम पे। क्या था, कम मतलब थोड़ा सा 2 या 3 स्टेप्स। लेकिन जो मुगल्स आए उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा। हुमायूं का मकबरा भी इतना ही ऊँचा है। तो लोधीज़ ने बस खाली 1 या 2 मतलब हल्का सा रेजिंग शुरू करी और अपने मकबरों के आसपास गार्डन्स की शुरुआत करी। पर अगर आप इसको देखेंगे, चाहे हुमायूं का मकबरा हो, चाहे वो अब्दुल रहीम खाना का मकबरा हो, सफदरजंग का मकबरा हो। रहीम का मकबरा छोटा है, इससे काफ़ी छोटा है वो, क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंशियल नोबल थे पर इतने बड़े नोबल नहीं थे। इन्फ्लुएंशियल नोबल थे वो भी। उनके पिता बैरम खान थे, वकील थे, और उसके बाद उनकी माँ के साथ अकबर ने शादी कर ली थी, तो ऑब्वियसली वो एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत बन जाएंगे। सफदरजंग का ऐसा कुछ नहीं था, और सफदरजंग जिस ज़माने में थे उस ज़माने में मुग़ल के पास कोई पावर भी नहीं थी ज़्यादा। कहते हैं शहंशाह शाह आलम, जिनकी सल्तनत है दिल्ली से पालम, तो उनके पास तो कोई पावर भी नहीं थी। तो जैसे आप अगर लोधी की जो कब्र देखेंगे तो वो इतनी ऊंची भी नहीं है। मतलब पहले तो ये रेस्ड है, उसके ऊपर भी रेस्ड है, एक रेस्ट प्लेटफॉर्म है ऊपर आने का, फिर उसके ऊपर भी ये रेस्ट प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा। लोधी इसका इतना बड़ा भी नहीं है इतना आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। बट लोधियों ने ये शुरुआत करी कि आप एक उठे हुए स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके आसपास गार्डन्स बनाएंगे। एंड दिस स्ट्रक्चर जिसमें आपको चारों तरफ नहर, यहाँ तो पानी नहीं है वैसे, एक ही तरफ पानी है, लेकिन ये सब चीज़ें जो आपको दिखी हैं वो पूरा एक टिपिकल मुग़ल स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ें मुग़ल्स ने शुरू करी, और फिर ये स्क्वायर शेप में है। लोधियों में ऑक्टोगोनल शेप है। अगर मैंने जैसे आपको बताया स्लेव डायनेस्टी आप देखेंगे तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो है, ये जो है फ्लैट उसकी कब्र है बिल्कुल ऐसे जैसे एक छोटे कमरे में। वही सेम स्ट्रक्चर औरंगज़ेब ने किया है। लेकिन जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे आपकी आर्टिस्टिक क्रिएशंस बढ़ती हैं। भैया आपके पास कम पैसा है तो आप छोटा घर बनाएंगे, लेकिन अगर बड़ा पैसा है तो आप बहुत ज़्यादा उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो वही चीज़ें हुई, और जैसे जैसे मुग़ल स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो पैसा आएगा और वो चीज़ें बनाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें हैं। और इसमें क्या स्क्वायर है, लोधी का ऑक्टेगोनल है, इनका स्क्वायर है। जो डिफरेंस है कि सल्तनत पहले किसी और दिशा से आ रही है और ये कहीं और से आ रहे हैं। और फिर हुमायूं पर्शिया जाएगा तो वहाँ कुछ सीखेगा। वो जो है तुर्को मंगोल तुर्की लोग हैं, ये जो है इनके अंदर तुर्को मंगोल खून है। फिर ये जो है पर्शियनाइज हो रहे हैं, वहाँ से सीख के आ रहे हैं। तो कोमिंगनी और कल्चर हो रही है, और फिर इंडियन कल्चर को भी जुड़ाव हो रहा है, इंडियन कल्चर मिल रहा है इनके साथ। तो इस वजह से ये रीज़न है कि इनका जो है स्ट्रक्चर्स इस प्रकार के हैं, और ये रिजेंबल करता है जन्नत को। तो ये है सफदरजंग का मकबरा। और सफदरजंग के बाद शुजा दौला जब बनेंगे तो वो बैटल ऑफ बक्सर में कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उसके बाद उनको इलाहाबाद और काढ़ा देना पड़ेगा।
मुगल्स को यानी अंग्रेज़ों को। और शुजा-उद-दौला 1775 में ही वुड डाई एंड ही वुड बी सक्सेडेड बाय असफ-उद-दौला, जिनके टाइम पे बड़ा इमामबाड़ा बनेगा दिल्ली में, लखनऊ में, और कैपिटल भी लखनऊ आ जाएगी। और असफ-उद-दौला के बाद वज़ीर अली ख़ान और उसके बाद सारद अली ख़ान 2 बनेंगे। गाज़ीउद्दीन हैदर शाह पहले मुग़ल नवाब होंगे अवध के जो शाह का टाइटल लेंगे।